नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी शक्तिशाली मुगल अंपायर आखिरकार अचानक कमजोर कैसे हो गया और उसके बाद भारत में सत्ता किसके हाथों में गई? इन मुगलों का हाल ऐसा हो गया कि राजा एक और दावेदार 10। यह सिर्फ मुगल साम्राज्य का पतन केवल साम्राज्य का अंत नहीं था, बल्कि यह भारत की एक नई क्षेत्रीय और यूरोपीय हस्तक्षेप की शुरुआत भी था। इसके पिछले सेशन में हम लोग समझे थे कि औरंगजेब जो है 1657 से लेकर के 1707 एडी के बीच में इसका शासन होता है, लगभग 50 सालों का, जिसमें उत्तर भारत में इसने शुरुआत के 25 साल लगा दिए और फिर इसके बाद शुरुआत अंतिम समय में इसने 25 साल दक्षिण दक्षिण भारत को इसने जीतने का कोशिश किया। और पूरे मुगल बादशाह में इसने 2 बार कोरोनेशन कराया। औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हुआ और इसे दफनाया गया अहमदनगर में। और फिर इसके बाद इसके बेटों के बीच में वार ऑफ सक्सेशन का युद्ध लड़ा जाता है। अब इसमें जो जीत मिलता है वो बहादुर शाह फर्स्ट को, जिसका नाम मुअज्जम होता है। और मुगल्स को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, पहला अर्ली मुगल्स और दूसरा पोस्ट मुगल्स, जो 1526 से लेकर के 1707 के बीच में अर्ली मुगल्स और फिर 1707 से लेकर के 1857 के बीच में पोस्ट मुगल पीरियड। तो अब औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम मुअज्जम होता है। ये लगभग 5 सालों का शासन चलता है, 717 से लेकर के 712 एडी के बीच में। इसकी उम्र काफ़ी रहता है, लगभग 65 सालों का उम्र रहता है। और खफी खान ने अपनी एक पुस्तक लिखता है इसमें, मुंतखाब उल लुबाब मुंतखाब उल लुबाब नामक एक पुस्तक खफी खान लिखता है इसके काल में ही, और इसे टाइटल देता है साहे बेखबर का। क्यों? क्योंकि इसकी उम्र अत्यधिक होने की वजह से इसने जो है प्रशासन पर कोई अत्यधिक जोर नहीं दिया, प्रशासन का कोई इच्छा इसे करने नहीं था। तो क्योंकि इसका उम्र जो है लगभग 65 साल हो गया है, तो इसलिए साहे बेखबर का उपाधि दिया गया खफी खान के द्वारा। और औरंगजेब की जो नीतियां था, उन सारी नीतियों को इसने क्या किया, बदलना शुरू कर दिया, चेंजेस करना शुरू कर दिया। उसमें कुछ को चेंजेस कर पाया, कुछ को चेंजेस नहीं कर पाया। तो इसने कोशिश किया कि औरंगजेब की जो गलतियां हुई उसे सुधारा जाए। तो सिख नीति, औरंगजेब की मराठा नीति, जाट नीति, राजपूत नीति, जजिया टैक्स, पिलग्रिमेज टैक्स, जजिया और पिलग्रिमेज को इसने समाप्त किया। और जो मंदिर तुड़वाने का जो घोषणा किया था औरंगजेब ने, इसने बंद कर दिया, बहादुर शाह फर्स्ट। और मराठाज में औरंगजेब ने किस प्रकार संभाजी की हत्या और अपने बेटे मुहम्मद अकबर और संभाजी की हत्या कर दिया औरंगजेब ने। और साहू जी को, संभाजी का बेटा साहू जी को इसने कैद करके रख लिया था। तो जब बहादुर शाह गद्दी पे आता है तो साहू जी को कैद से आज़ाद कर देता है। तो मराठास में ये चेंजेस लाता है। और जो इसने मंदिर तुड़वाने की घोषणा किया था तो इसने बंद कर दिया, तो जिसे राजपूत जाटों के साथ इसने नीतियां चेंज किया। एक हिस्टोरियन है सर सैयद ओवेन, इन्होंने अपना पुस्तक लिखा डाउनफॉल ऑफ मुगल्स। तो उस डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में लिखा है कि बहादुर शाह एक अंतिम ऐसा मुगल बादशाह है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहा जा सकता है, क्योंकि इसने औरंगजेब की नीतियों को इसने कोशिश किया कि चेंजेस किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो बादशाह होता है जहांदार शाह जो है, इसके एक वजीर रहता है जुल्फिकार खान के मदद से ही जहांदार शाह जो है गद्दी पे बैठता है। तो अब जो गद्दी पे जो बैठ रहा है, अब एक तरह का पपेट रूलर की तरह बैठ रहा है, लोग कठपुतली शासक, किस उसके वजीर के द्वारा ही गद्दी पे बैठाया जा रहा है मुगलों को। जबकि एक समय औरंगजेब से जितने भी पहले थे सारे लोग जो है गद्दी पे बैठे, तो उस समय स्ट्रांग पोजीशन पे था। और यहाँ अब जो है वजीर जुल्फिकार
खान के मदद से जो है जहांदार शाह गद्दी पे बैठा और इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये शराब और एक वैश्या औरत थी लाल कुंवर, उससे ज़्यादा ये प्रभावित था, उसे उसके प्यार में रहता था और ये दिन भर जो है शराब के नशे में डूबा रहता था। तो इस इसे हम लोग लस्टफुल इडियट की संज्ञा दिया गया है। तो जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख की टाइटल्स मिला है, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। इसके बाद नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठता है बादशाह हुआ फर्रुख सियर। 1713 से लेकर के 1719 के बीच में फर्रुख सियर जो है यह सैयद ब्रदर के सहायता से गद्दी पे बैठता है, जबकि जहांदार शाह जो है जुल्फिकार खान के मदद से। अब यह जो सैयद ब्रदर्स है, दो सैयद ब्रदर्स है भाई है, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान की मदद से गद्दी पे ये बैठता है। और इसे घृणित कायर कहा गया है क्योंकि इसके दरबार में जो रॉयल कोर्ट था, लाल किला जो था रॉयल कोर्ट, तो रॉयल कोर्ट में वहाँ दरबारी गुटबाजी चालू हो गया। वहाँ पे पावर पॉलिटिक्स कर दिया वजीरों ने, जो वहाँ के राज दरबार में जो लोग रहते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, गुटबाजी चालू कर दिया। और जबकि इस गुटबाजी का ये मजा लेता था फर्रुख सियर, इसकी बात उधर करता था और उधर की बात इधर करता था, जिसके चलते इसे कायर की संज्ञा दिया गया है, घृणित कायर। घृणित कायर का जो संज्ञा, इसे याद रखने का तरीका भी है कि जो सियार है वो कायर है। तो घृणित कायर का टाइटल किसे? सियार को, फर्रुख सियर। इसके बाद जो है एक सिख नेता हुआ। किस प्रकार हम लोग पहले देखते आ रहे कि सिखों के साथ मुगलों का टेंशन चलता आ रहा है। जहांगीर के समय सिख के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के साथ, जबकि अकबर के समय में जो गुरु चौथे गुरु थे गुरु रामदास, उन्होंने अकबर ने क्या किया कि उन्होंने उसको जमीन दे रखा था कि जहाँ पर आज अमृतसर जो टेम्पल है, वहाँ पे रिलीजियस पर्पस के लिए मंदिर बनवाने के लिए अकबर के द्वारा जमीन भूमि अनुदान दिया गया था गुरु रामदास के द्वारा। लेकिन पांचवें गुरु से वो टेंशन हमें देखने को मिलता है। फर्रुख सियर ने क्या किया कि जो गुरु तेग बहादुर है, गुरु तेग बहादुर का जो बेटा गुरु गोविंद सिंह, और फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद एक आर्मी कमांडर, एक सैन्य कमांडर रहता है जिसका नाम है बंदा बहादुर सिंह। बंदा बहादुर सिंह का जो ओरिजिनल नाम है वो लक्ष्मण देव है। और इसके काल में, फर्रुख सियर के काल में 1716 में फर्रुख सियर की हत्या, फर्रुख सियर क्या करता है, इसकी हत्या करवा देता है बंदा सिंह बहादुर का। तो एक लास्ट सैन्य कमांडर जो है, सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर की हत्या जो है फर्रुख सियर ने करवा देता है। इसी के काल में एक ब्रिटिश मिशन आता है जॉन सर सूरमन के लीड के नेतृत्व में। जॉन सूरमन, जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक राजदूत आता है इसी के दरबार में, फर्रुख सियर के दरबार में, और इसी में एक शामिल रहता है विलियम हैमिल्टन भी। तो जब इसके दरबार में आता है तो फर्रुख सियर जो वो बीमार रहता है, एक बीमार से ग्रसित रहता है 1707 में। तो 1707 में ये बीमार रहता है, तो ये देखता है कि जॉन सुरमन जो ये बीमार है, सर्जरी करना पड़ेगा। तो जॉन सुरमन आदेश देता है हैमिल्टन को तो इसकी बीमारी को ठीक, गंभीर रोग को ठीक कर दिया जाए। तो इस हैमिल्टन के द्वारा इसके रोग को ठीक कर दिया जाता है, जिसके चलते फर्रुख सियर इसे बहुत प्रभावित होता है और जॉन सुरमन को क्या करता है, दस्तक का अधिकार दे देता है। मतलब फ्री ट्रेड करने के लिए भारत में बंगाल, बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में फ्री ट्रेड कर सकता है कौन, अंग्रेज। उसके लिए एक लेटर जारी कर दिया गया, दस्तक। और इसी दस्तक के थ्रू इन तीनों जगह पे, बंगाल, बम्बई और मद्रास में व्यापार जो है ब्रिटिश कर सकता है, जिसके चलते इसे हम मेगना कार्टा कहा गया है। यहाँ से बहुत बड़ा चेंजेस, फ्री ट्रेड जो दिया, तो यहाँ पे ब्रिटिश जो है अब न्यू डाल दिया है अपना ट्रेड के लिए। तो फर्रुख सियर को बीमारी से जो ठीक किया वो हैमिल्टन के द्वारा, और जो मिशन जो आया था जॉन सुरमन के लीड में, और उसने दस्तक प्रणाली देना शुरू कर दिया जिसमें फ्री ट्रेड वगैरह शामिल था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस दस्तक प्रणाली को, इसका मिसयूज करना शुरू किया। बम्बई
बंगाल और मद्रास के क्षेत्रों में। इसके बाद फारूक सियर के बाद नेक्स्ट जो गद्दी पे बैठता है मात्र 2-3-4 महीने के लिए रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दौला जो है ये सैयद ब्रदर्स के द्वारा इसे टाइटल दिया गया, रफ़ी उद दौला को शाहजहां का टाइटल, शाहजहां टू का इसने टाइटल दिया है रफ़ी उद दौला को। क्यों? क्योंकि शाहजहां जो था बाबर का, सॉरी, जो हुमायूं जहांगीर का जो बेटा हुआ शाहजहां, वो भी क्या करता था कि अफीम का शौकीन था, अपने पैकेट में अफीम रखा करता था। तो ये भी रफ़ीउद्दौला जो ये भी अफीम रखता था, इसलिए इसे टाइटल शाहजहां का दिया गया। रफ़ीउद्दौला के बाद जो है मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठता है। इसका ओरिजिनल नाम रोशन अख्तर रहता है। रोशन अख्तर एक जो है ये लास्ट ऐसा मुगल शासक है जिसने जजिया टैक्स को समाप्त किया, और इसे जो है रंगीला बादशाह कहा गया। और इसी के काल में मुगल साम्राज्य जो है तेजी से बिखराव देखने को मिला है, और यहाँ पे जो रीजनल पावर है उसका उदय हमें देखने को मिला, जैसे अवध का, बंगाल का, मराठा का, कर्नाटक, हैदराबाद, जाट स्टेट्स, ये सब का उदय हमें देखने को मिला। अब मोहम्मद शाह जो है यह इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना गया है। तो अब किस प्रकार देख रहे हैं कि मुगल बादशाह जो बैठ रहा है वो वजीर के सहायता से, किसी पपेट के सहायता से, सैयद ब्रदर्स, फिर जुल्फिकार खान के ब्रदर्स जो था वो लोग बैठाया, फिर सैयद ब्रदर। और मोहम्मद शाह जो है इसके काल में अवध जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, शहादत खान ने इसे इंडिपेंडेंट कर दिया। बंगाल जो है वो मुर्शिद कुली खान, कर्नाटक जो है सदातुल्ला खान, हैदराबाद का जो निज़ाम हुआ निज़ामुल मुल्क, और जाट स्टेट्स जो है बदन सिंह और चूड़ामन के नेतृत्व में क्या किया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया मोहम्मद शाह से। अब मोहम्मद शाह इन लोगों को आज़ाद भी कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया, और बोला कि जब मुझे सेना चाहिए तो मुझे सेना तुम लोगों को देना होगा। इसी के काल में जो है दो इन्वेजन होता है। पहला मराठा का इन्वेजन होता है जहां मुगल और कमज़ोर हो जाता है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट 1739 में मराठा का जो होता है वो 1737 में बाजीराव फर्स्ट के नेतृत्व में, और नादिर शाह इन्वेजन होता है, नादिर शाह का आक्रमण 1739 एडी में, जो वो ईरान का शासक होता है। इन आक्रमणों के वजह से मुगल साम्राज्य जो है उसके खजाना और खाली हो जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह जो है एक नॉर्मल सा आर्मी कमांडर होता है, जैसे शेर शाह सूरी एक नॉर्मल सा आर्मी कमांडर होता है और पूरे देश में ये शासक बनता है, तो ठीक वैसा ही नादिर शाह जो है एक छोटा सा आर्मी कमांडर होता है, और इस आर्मी कमांडर ने पूरे ईरान, अफगानिस्तान, इराक का क्षेत्र, उज्बेक का क्षेत्र, इस पे पूरे तरीके से कब्जा कर लेता है और अपना एक वंश स्थापित करता है जिसे अफसरिद वंश कहा गया है, अफसरिद डायनेस्टी। और यह जो है 1736 में, और इसे नादिर शाह जो है पूरे ईरान का, पूरे एशिया का, इसे नेपोलियन कहा गया है। जिस प्रकार नेपोलियन है तो ईरान का नेपोलियन जो है वो नादिर शाह को कहा गया है। नादिर शाह जो है एक राजदूत बना करके मोहम्मद शाह मुगल बादशाह के दरबार में भेजता है एक राजदूत, और ये राजदूत आता है यहाँ पे मोहम्मद शाह के दरबार में इसे अपमान किया जाता है। 2-3 बार भेजता है नादिर शाह जो है राजदूत मोहम्मद शाह के समय में, लेकिन इसको अपमान किया जाता है। तो इस अपमान के चलते नादिर शाह जो है भारत पे अटैक करता है। दूसरा कारण यह भी रहता है कि इतने बड़े साम्राज्य को उसे चलाना है तो इसे पैसे की ज़रूरत होगा, तो इसके बगल जो भारत है उस समय मुगल जो है पूरे समृद्ध वाला देश है, तो उसने सोचा कि यहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाएगा। तो इस मकसद से नादिर शाह जो है पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान पे इसने कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद जो है हरियाणा के क्षेत्र में पास पहुंचता है, बैटल ऑफ करनाल का युद्ध होता है। इसमें मुगल आर्मी मोहम्मद शाह ने भेजता किसे, निज़ामुल मुल्क को। हैदराबाद जो अलग हुआ था तो बोला कि भाई इसे देखो कि यहाँ पे नादिर शाह अटैक कर रहा है, तो तुम अपनी आर्मी कमांडर को भेजो। तो निज़ामुल मुल्क अपनी आर्मी कमांडर को भेजता। फिर सादत खान जो अवध का नवाब है वो अपना सेना भेजता है, और एक खान दौरा जो है, इन तीनों ने मिल करके गठबंधन सेना और नादिर शाह के युद्ध करता है। लेकिन
यहाँ पे मुगल आर्मी को हार मिलता है और नादिर शाह को यहाँ पे विक्ट्री मिलता है। इसके बाद जो है निज़ामुल मुल्क और नादिर शाह के बीच में संधि हो जाता है और यहाँ पे 50 लाख रुपया निज़ामुल मुल्क जो है नादिर शाह को देता है। लेकिन सादत खान जो अवध का नवाब है, इसने चुपके से इसने क्या करता है कि नादिर शाह को कहता है कि आप 50 लाख रुपया में वापस चले जाइएगा, आपको इससे ज़्यादा पैसा दिल्ली के मुगल बादशाह के पास मोहम्मद शाह के पास है। और फिर उसे मोटिवेट करता है और फिर वो सादत खान जो है वो इसे मोटिवेट करता है नादिर शाह को, और नादिर शाह जो है वापस हरियाणा से फिर दिल्ली की ओर कूच करता है। नादिर शाह जब दिल्ली के लाल किले में पहुंचता है तो लाल किला के खजाने का चाबी नादिर शाह को दे दिया जाता है। और नादिर शाह जो है लाल किले में, जिसने शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन जो बनाया था, मयूर सिंहासन, और इस मयूर सिंहासन में इसमें कीमती पत्थरे लगा रहता था और कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ नादिर शाह को, और नादिर शाह को 50 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ। नादिर शाह पूरे दिल्ली में सरेआम 20,000 से लेकर के 2 लाख सरेआम कत्लेआम करता है और यहाँ पे इसे प्राप्त होता है कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन और 50 करोड़ रुपए। मुगल इतने समृद्ध था कि यहाँ पे 20-30 करोड़ रुपए था आसानी से, 10 करोड़ रुपया आसानी से मिल जाता था। कोई भी अटैक करता तो 10-20 करोड़ तो आसानी से यहाँ से प्राप्त किया जा सकता था। इसके बाद नादिर शाह को इतने धन दौलत मिलने के बाद वो दोबारा मिलना चाहा सादत खान से, लेकिन सादत खान को ऐसा लगा कि इसे धन नहीं मिला, अब मुझे आ करके फिर मुझसे ये क्या करेगा, युद्ध छेड़ेगा। इसलिए सादत खान जो है यह सुसाइड कर लेता है और फिर नादिर शाह जो है वापस ईरान चला जाता है। मोहम्मद शाह के बाद जो गद्दी पे बैठता हुआ अहमद शाह हुआ। अहमद शाह जो है इसके काल में याद रखना और भी आसान है, क्योंकि इसके काल में जो इन्वेजन होता है वो अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह के काल में ही अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर आक्रमण चालू होता है और ये एक अफगान शासक होता है। नादिर शाह के मृत्यु के बाद जो है अब जो शासक होता है वो अहमद शाह अब्दाली होता है और इसने भारत पर लगभग 8 बार आक्रमण करता है। 1748 से लेकर के 1767 के बीच में इसने 8 बार आक्रमण किया अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह जो था मुगल बादशाह, वो एक कमजोर शासक था। इन दो इन्वेजन जो हुआ नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का, मुगल का जो खजाना था ये पूरी तरीके से खाली कर देता है। और इसके बाद अहमद शाह के बाद जो है आलमगीर जो है वो बादशाह बनता है मुगल का। और इसके काल में फेमस बैटल ऑफ पलासी का युद्ध होता है 1757 में। तो 1757 में बैटल ऑफ पलासी और अहमद शाह अब्दाली जो अहमद शाह के समय में आक्रमण किया, तो ये कंटिन्यूअस 8 बार चलता है। तो इसके काल में भी रिपीटेडली इन्वेजन चालू रहता है। आलमगीर 2 के बाद जो है गद्दी पे बैठता है शाह आलम 2। और यह आलमगीर 2 जो कहा गया है, इसका मतलब है कि आलमगीर फर्स्ट कोई और है। तो बताए थे कि आलमगीर का जो टाइटल एज्यूम किया था वो औरंगजेब, तो उसे आलमगीर फर्स्ट कहा गया और यहाँ पे इसे आलमगीर 2 कहा गया है। फिर शाह आलम 2 के समय में जो है यहाँ पे जो 2 बैटल फेमस है इसी के काल में होता है। इसमें शाह आलम 2 का कोई भी इसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसी के काल में होता है। यही मुगल बादशाह होता है भारत का शाह आलम 2। पहला होता है पानीपत का तीसरा युद्ध और दूसरा जो होता है बैटल ऑफ बक्सर। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 एडी में होता है। यहाँ पे मराठाओं का पावर जो है राइज कर रहा होता है। रीजनल पावर किस प्रकार से हम देखें कि रीजनल पावर्स जो है वो राइज हो रहा है। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच में युद्ध होता है और यहाँ पे जीत जो है अहमद शाह अब्दाली का होता है। तो ये भी बहुत निर्णायक युद्ध होता है, क्योंकि अब जो मुगल जो है धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर जा रहा है और यहाँ पे जो है बाहर से बाह्य आक्रमण चालू है, एक्सटर्नल इन्वेजन चालू है और रीजनल पावर का उदय हो रहा है। तो भारत में शासन कौन करेगा इसका डिसीजन कहा जा रहा था कि मराठाओं के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन मराठा जो है अहमद शाह अब्दाली से हार जाता है। तो यह क्लियर हो जाता है, यह युद्ध में क्लियर हो जाता है कि मराठा जो है मुगल डायनेस्टी का जगह प्राप्त नहीं कर पा सकता है।
तो ये भी बैटल ऑफ पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, और दो बैटल ऑफ पानीपत जो था वो निर्णायक था। पहला जो पानीपत का युद्ध था वो 1526 में बताए थे। जो बाबर आता है, अब बाबर युद्ध यहाँ पे करता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, और वो विचार करता है कि भारत में हम रहना चाहते हैं। फिर खानवा का युद्ध होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत का दूसरा युद्ध में जो 1556 में होता है। तो यहाँ पे हुमायूं की मृत्यु के बाद यहाँ पे अकबर, और अकबर का जो संरक्षक है, प्रोटेक्टर, वो बैरम खान होता है। बैरम खान बैरम खान और अकबर इन दोनों ने मिल करके हेमू के साथ युद्ध करता है, और ये भी निर्णायक रहता है क्योंकि फिर से री अगेन जो है मुगल जो है स्थापित करना चाहता है फिर से। तो ये भी 1556 भी जो था ये भी निर्णायक था। जबकि अब जो मुगल डिक्लाइन कर रहा है, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, तो यहाँ पे मराठा जो है हो सकता है कि मुगलों को जगह ले ले, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के से हारने के बाद जो है मुगल मराठा जो ये डिसाइड हो गया कि मुगलों के जगह पे जो है मराठा साम्राज्य नहीं हो सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बैटल था, बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर में ये युद्ध हुआ 1764 में, और यहाँ पे शाह आलम टू का एक गठबंधन होता है। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम टू, इन तीनों का एक गठबंधन होता है ताकि ब्रिटिशर्स को हराया जाए। लेकिन यहाँ पे जो है गठबंधन जो बनाया जाता है वो हार जाता है, अब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे जीत होता है बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध में जो ब्रिटिशर्स को जो जीत मिलता है, तो यह युद्ध जो डिसाइड करता है कि भारत में अब मुगलों की जगह जो है वो ब्रिटिश स्थापित होगा, ब्रिटिश के द्वारा शासन किया जाएगा। जब हम पूरे डिटेल से जब ब्रिटिशर्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ बक्सर, पलासी, पूरी डिटेल से वहाँ पे हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है अकबर टू। पूरे मुगल में 3 अकबर हुआ। पहला एक अकबर हुमायूं का बेटा, दूसरा जो हुआ मुहम्मद अकबर जिसे औरंगजेब का बेटा, जिसे अकबर को क्या किया, उसने हत्या कर दिया, और तीसरा जो है अकबर टू बोला गया इसे। तो यहाँ पे अकबर टू जो है, तो इसे ब्रिटिश पेंशन पे ये आधारित था। ब्रिटिश क्या करते थे, इसे पेंशन देता था। तो एक मुगल बादशाह जो पूरे हिंदुस्तान को नेतृत्व कर रहा है, तो अब जो पेंशन पे आधारित हो गया अकबर टू, अब पेंशन पे ये आधारित हो गया, और इसका जो साम्राज्य है अब पूरा हिंदुस्तान न रह करके सिर्फ और सिर्फ लाल किले तक सिमट गया। तो इसकी जो बादशाहत हुआ अब लाल किले तक ही रहा सिर्फ। और मुगल जो क्वाइन चलता था, मुगल का जो अपना सिक्का चलता था, उसे ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया 1835 में। बोला कि अब जो है मुगलों का सिक्का नहीं चलेगा, अब ब्रिटिशर्स का अपना सिक्का चलेगा। तो इसने लाल किले तक सिमट गया। तो अब पेंशन इसे क्यों दिया जाता था, क्योंकि लाल किले के अंदर में पूरा एक शहर के जैसा बसा हुआ रहता था, उसमें कई लोग रहते थे। तो उसे चलाने के लिए अकबर टू को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पेंशन देना चालू किया। लेकिन पेंशन कम होने के वजह से इसने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मांग किया कि हमारी पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि इतने पेंशन में लाल किला संभल चल नहीं पा रहा। तो इसने क्या किया कि इसके दरबार में, अकबर टू के दरबार में एक रिफॉर्मिस्ट राजा राम मोहन रॉय के द्वारा अकबर टू के लाल किले में जाते हैं, और वहाँ पे उसने बोले कि आप जो जाइए ब्रिटेन की महारानी के पास, और वहाँ पर जो मेरा पेंशन है उसे अनुग्रह कीजिए कि हमारी पेंशन्स को बढ़ाया जाए। तो इन्होंने हाँ कहा, और अकबर टू ने राम मोहन रॉय को राजा की टाइटल दिया। तो अकबर टू के द्वारा ही राजा का टाइटल जो है राजा राम मोहन रॉय कहा गया। तो राम मोहन रॉय को ही राजा का टाइटल अकबर टू ने दिया। और राजा राम मोहन रॉय जो है यहाँ से अब इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया, लेकिन फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आए। वहाँ पर उनको बीमारी हो गई, मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गया। मेनिनजाइटिस नामक बीमारी जो सर में चोट लगने के वजह से होता है, और फिर इनकी बीमारी के वजह से इनकी मृत्यु जो है इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल नामक शहर में होती है, और फिर उन्हें ब्रिस्टॉल में ही अंतिम संस्कार जो है ब्रिस्टॉल में ही किया जाता है। तो राजा राम मोहन रॉय जाते
किस लिए इंग्लैंड? तो अकबर टू का पेंशन्स में वृद्धि करने के लिए, और उन्हें मेनिंजाइटिस, सर में चोट लगने की वजह से मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होता है, और इंग्लैंड में इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाता है। तो किस प्रकार देख रहे हैं कि मुगल जो है अब मात्र ये सिमट के रह गया है लाल किले तक। इसके बाद जो सबसे अंतिम शासक हुआ वो बहादुर शाह टू हुआ। बहादुर शाह टू ये भी कहाँ पे? लाल किले में। अब बस इसका जो साम्राज्य है वो लाल किले तक ही, बाकी इसके हिंदुस्तान में कोई बात इसका, बस ये नाम मात्र का था। तो इसके दरबार में कोर्ट पोएट में, एक कोर्ट पोएट है फेमस, प्रसिद्ध शायर है मिर्जा गालिब, इसी के कंटेम्प्रेरी है। मिर्जा गालिब और बहादुर शाह टू ये दोनों एक दूसरे का समकालीन है, और मिर्जा गालिब से ये प्रभावित भी था, और ये स्वयं एक अच्छा पोएट भी था। बहादुर शाह टू जो एक स्वयं एक पोएट था। तो इसने क्या करता था कि जाफर नामक एक उर्दू कविता लिखता था, इसलिए बहादुर शाह टू को हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। और बहादुर शाह टू जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया, और 1857 की क्रांति में भाग लिया, और लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, और घोषणा किया अंग्रेज कि जो मुगल बादशाह है बहादुर शाह टू, वो लाल किले को छोड़ दे। बहादुर शाह टू या बहादुर शाह जफर जो है अब ये अपना जान बचा करके हुमायूं के मकबरे में जा करके छिप जाता है अपनी पत्नी, अपने 3 बेटों के साथ। लेकिन लेकिन दिल्ली का एक ब्रिटिश अधिकारी होता है हडसन, उसे यह बात पता चल जाता है। तो हडसन जो है हुमायूं के मकबरे में जाता है, और बहादुर शाह टू और इसके पूरे फैमिली को पकड़ लेता है, और इसकी आंखों के सामने इसके बेटों पर गोली चला देता है, और इसके बेटे को मृत्यु हो जाता है। और फिर जफर को रंगून भेजा जाता है, म्यांमार, और यहीं पर बहादुर शाह टू का रंगून में ही मृत्यु हो जाता है। तो इसका कब्र जो है रंगून में है। लेकिन जो पोस्ट मुगल जितने भी मरे, इन लोगों का कोई अपना कब्र नहीं है, सबका जो मृत्यु हुआ इसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। जितने भी ये पोस्ट मुगल के जो पूरे जितने भी लोग हैं, इस सारे जो है दफनाया जो गया है हुमायूं के मकबरे में। बहादुर शाह टू जो जफर है, इसने कहता है अंतिम समय में कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी ना मिली वतन के लिए। मीन्स इसका कहना था कि भारत जो मेरा वतन है, मुझे 2 गज का जमीन भी नहीं मिला। इसे भारत से ये प्रेम करता था बहादुर शाह टू। तो दोस्तों देखें कि मुगल डायनेस्टी जो है ये 2 भाग, पहला अर्ली मुगल्स और फिर लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल्स जो है पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया और पूरे हिंदुस्तान का शासक बना। लेकिन लेटर मुगल्स जो है धीरे धीरे डिक्लाइन करके ये सिमट गया, इसकी बादशाहत जो है लाल किले तक ही सिमटा रहा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इस इतने बड़े मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। तो मेनली जो है 5 मुख्य कारण माना गया, हालांकि है ढेर सारे कारण, लेकिन 5 मुख्य कारण। सबसे पहला जो बताया गया कि औरंगजेब का जो नीति है वह जिम्मेदार था, क्योंकि इसने पूरे भारतीयों को नाराज कर दिया। मराठा नीति, राजपूत नीति, चाहे वो डेक्कन की नीति हो या फिर धार्मिक नीति हो, जजिया कर लगाना, पिलग्रिमेज टैक्स लगाना, इसके वजह से मुगलों का क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो पोस्ट मुगल हुए वो बहुत ही कमजोर शासक हुआ। कैसे? एक शाहे बेखबर जो 65 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है तो वो शासन कैसे करेगा? फिर लंपट मूर्ख, घृणित कायर जो शराब के नशे में डूबा रहता था। घृणित कायर उसे फर्रुख सियर को कहा गया, क्योंकि इसने शाही दरबार में, इसका जो दरबार था लाल किले के अंदर में दरबार में ही इसने क्या किया कि आपस में ही लड़वाना शुरू कर दिया। तो इन सभी वीकर सक्सेसर के वजह से मुगल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर गया, और दरबार में संघर्ष देखने को मिला। फर्रुख सियर के काल में ईरानी, तुरानी
अफगानी और हिंदुस्तानी इसके दरबार में संघर्ष देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, एक तो कमजोर शासक और इसके ऊपर से दो इन्वेजन हुआ, एक नादिर शाह का, दूसरा अहमद शाह अब्दाली का, जिसने 8 बार अटैक भारत पे किया तो मुगलों का पूरी तरीके से खजाना खाली कर दिया। तो पूरी तरीके से रेवेन्यू जो है, इकोनॉमी, ये डिक्लाइन कर गया, जिसके चलते मुगलों का पतन शुरू हो गया। तो नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली और ब्रिटिशर्सों का यहाँ पे उदय हुआ, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश जो है धीरे धीरे जो है आना शुरू हो गया, जिसके चलते मुगलों का और डिक्लाइन हो गया। और जिस प्रकार औरंगजेब ने यहाँ पे पूरे भारतीयों को नाराज किया, तो कुछ क्षेत्रीय राज्यों का भी उदय हुआ, रीजनल स्टेट्स का जो है राइज देखने को मिला, जैसे मराठास, राजपूत, डेक्कन, फिर इसका बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सभी का जो धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। भारत में दो फेमस हिस्टोरियन है, मेडिएवल इंडिया पे जो इतिहास लिखा गया है कि मुगल इतने बड़े साम्राज्य, मुगल इतने ताकतवर होने के बावजूद इसका डिक्लाइन का कारण क्या था। तो एक यदुनाथ सरकार जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस है, इसने जिम्मेदार माना कि औरंगजेब का जो नीति है वही सबसे बड़ा जिम्मेदार है, कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का सबसे बड़ा जिम्मेदार औरंगजेब का नीति है, यदुनाथ सरकार के द्वारा। लेकिन सतीश चंद्र का मानना है, ये एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, एक पुस्तक लिखे है पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट 1707 से 1740, किस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शाही दरबार है, शाही दरबार जो है, रॉयल कोर्ट जो था, लाल किला, उस किले के अंतर्गत में संघर्ष देखने को मिला है। और राजा जो है भोग विलास का जीवन बिताता था, विलासिता का जीवन बिताता था, शराब के नशे में रहता था, और फिर जो है ये हरम दल में अत्यधिक शामिल होने के वजह से जो है इसका राजस्व में भारी कमी आया है। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, तो ये इकोनॉमी को देखते हुए बताया कि इसके इकोनॉमी में, रेवेन्यू में तेजी से गिरावट आया, जिसके वजह से जो है मुगलों का पतन शुरू था। तो मुगलों का पतन कैसे हुआ हम समझ गए, एक औरंगजेब का नीति, उसके बाद का जो सक्सेसर है वो कमजोर, इसके मुगल के दरबार में संघर्ष चालू हो गया, और जो वीक सक्सेसर्स था, पोस्ट मुगल्स जो शासक हुआ, वो भोग और विलासिता के जीवन में और हरम दल में शामिल रहता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है इन्वेजन, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का इन्वेजन और मराठाओं का इन्वेजन के चलते इसके खजाना और खाली हो गया, और औरंगजेब की नीतियों के वजह से क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। तो दोस्तों, किस प्रकार मुगल हम पूरे डिटेल से समझें। दो क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। पहला क्वेश्चंस में पूछा गया है कि जो मुगल अंपायर जो डिक्लाइन, जो तेजी से गिरा है, वो औरंगजेब के डेथ के बाद। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। बहादुर शाह फर्स्ट रिवर्स्ड ऑल द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के सारी नीतियों को इसने क्या किया, बदल दिया। तो बताए कि बहादुर शाह जो है औरंगजेब की सारी नीतियों को बदल दिया। बहादुर शाह कोशिश किया कि औरंगजेब की जितनी भी नीतियां हैं उसे बदला जाए, लेकिन सभी तो बदल नहीं पाया, सभी नीतियां नहीं बदल पाया। कुछ नीतियां इसने बदला और कुछ नीतियां बदल नहीं पाया, कोशिश करते रहा। तो यहाँ पे सब ऑल पॉलिसीज लिखा होता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसका लेटर मुगल्स बिकेम पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ नोबेल्स। अमीरों के हाथ में जो है कठपुतली की तरह जो है मुगल बादशाह को बनाना शुरू कर दिया। मतलब अब जो हाथ में देखिए किस प्रकार जुल्फिकार खान और सैयद ब्रदर्स ने अपने कठपुतली शासक बनाना शुरू किया। ठीक, ये किसके, नोबल्स के हाथ में था, जो राज दरबार में, शाही दरबार में जो रहता था। तो शाही दरबार में अफगानी, ईरानी, तुरानी और हिंदुस्तानी भी रहता था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सेकेंड सिर्फ गलत है। तो फर्स्ट एंड थर्ड मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया कि पोस्ट मुगल पीरियड के समय में
आक्रमण जो हुआ था नादिर शाह का, अहमद शाह अब्दाली का और तैमूर का। तो तैमूर का इन्वेजन नहीं हुआ था। तैमूर का इन्वेजन हम लोग पढ़े थे कि खिज्र खान, याद है तैमूर का इन्वेजन नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में हुआ था। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के काल में हुआ था, लगभग 1398 के काल में। और खिज्र खान को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया। और खिज्र खान तो यह कहता भी था कि मैं कोई सुल्तान नहीं हूँ, मैं जो शाहरुख खान का प्रतिनिधि हूँ, मीन्स तैमूर लंग का जो बेटा हुआ शाहरुख खान, उसका प्रतिनिधि हूँ। तो ये लगभग 1398 का है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इन मुगलों का पतन का जो अंत नहीं बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत हुआ। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो बहुत बहुत धन्यवाद।